हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बी इनक्रेडिबल। दिस इज अंशु चौधरी हियर और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत पोएम डैफोडिल्स को, जो कि कंपोज की गई है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑथर विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा, जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि इसका अदर टाइटल अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे कि आई वॉन्टेड लॉनली एज अ क्लाउड, क्योंकि ये फर्स्ट लाइन है इनकी पोएम की, लेकिन इससे उदासीनता की झलक मिलती है। जैसे कि आई वॉन्टेड लॉनली एज अ क्लाउड में अकेला बादल की तरह भटक रहा था, लेकिन ये पोएम जो है वो एक मैसेज देती है, एक खूबसूरती को बयां करती है, प्रकृति की जो नेचर की खूबसूरती है उसको शो करती है। तो ये खुशनुमा पोएम है, लेकिन ये टाइटल इसको सूट नहीं करता है, तो इसलिए बहुत सारे स्कॉलर्स ने डिस्कशन के बाद में इस नाम को चेंज करके डैफोडिल्स रख दिया। तो आपसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो यहीं से पूछा जाएगा, ठीक है, ये पूछा जा सकता है तो, और कई बार प्रीवियस ईयर में आपसे पूछा भी गया है, तो ये चीज़ तो आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट क्वेश्चन तो आपको यहीं पर बन जाता है, दो क्वेश्चन आपके रेडी हो जाते हैं कि इसका टाइटल क्या है अदर, और ये किसके द्वारा कंपोज की गई है। अब नेक्स्ट का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम देख लेते हैं, ठीक है, जस्ट वेट। देखिए, The poem was written in 1804 inspired by an event on 15th April 1802। अब 1802 में क्या हुआ था कि विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो अपनी जो सिस्टर है डोरोथी, उनके बारे में बहुत बार सुना होगा, मोस्ट ऑफ जो टूर हैं वो उन्होंने अपनी सिस्टर के साथ ही किए थे, तो उसके साथ में वहाँ पर वॉक कर रहे थे, घूम रहे थे, ठीक है, तभी उनकी जो नज़र होती है एक लॉन्ग बेल्ट पर पड़ जाती है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ भी है, जो लॉन्ग बेल्ट थी उस पर इनकी नज़र पड़ जाती है, जिसमें को दिखा देती हूँ, थोड़ा सा मैं स्केच का यूज़ करूँगी, जस्ट वेट। यस, तो 15 अप्रैल 1802 को क्या हुआ था कि ये वहाँ पर वॉक कर रहे थे, घूम रहे थे उस घाटी में, तो वहाँ पर इन्होंने लॉन्ग बेल्ट देखी, किसकी, डैफोडिल्स की। डैफोडिल्स मतलब ये जो आपके येलो फ्लावर्स हैं, ठीक है, इनकी इन्होंने क्या देखी, एक लॉन्ग बेल्ट देखी, जिससे ये बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए, एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था इनके माइंड पर छूट गया, जो बहुत सालों बाद भी इनके माइंड पर रहा, उसकी एक छाप जो है वो उन पर रही थी, तभी उन्होंने बहुत समय के बाद में इस पोएम को कंपोज किया था। देखिए आप कितना लंबा यहाँ पर टाइम पीरियड है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1807। तो ये क्या, वो 1804 में तो इन्होंने क्या किया कि इसको कहते हैं कि देखिए 1804 को आप एग्जैक्ट डेट नहीं मान सकते, क्योंकि 1804 से और 1807 के बीच में आसपास इन्होंने कहीं इस पोएम को कंपोज किया था, लेकिन जो पब्लिश हुई थी ये एग्जैक्ट डेट है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। जो इनका ये वॉल्यूम आया था पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स विलियम वर्ड्सवर्थ का, ठीक है, इसी के अंदर ये जो पोएम है, इतनी प्यारी सी पोएम है ये डैफोडिल्स, ये आपको देखने को मिलेगी। और जो इसका ये भी ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाता है कि रिवाइज्ड वर्जन कब आया था, तो इसका जो रिवाइज्ड वर्जन है देखो एक्चुअली ये 1815 में, ओके, 1815 में रिवाइज्ड वर्जन आया था, 1807 में आप ध्यान रखेंगे ये फर्स्ट पब्लिश हुई थी, ठीक है। यहाँ से ये सारे पॉइंट हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं, ओके। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर अब हम चलेंगे। नेक्स्ट अगर आपसे थीम पूछी जाती है कि थीम क्या है इस पोएम की, तो जैसा कि इसके नाम से आप देख रहे हैं कि यहाँ फूलों के बारे में बात की गई है, डैफोडिल्स के फूल हैं, तो वो आप बताएंगे कि ब्यूटी ऑफ नेचर, ठीक है, नेचर की जो ब्यूटी है उसको यहाँ पर शो करने की कोशिश की गई है। बताया गया है कि जो प्रकृति के अंदर छोटी छोटी चीज़ें हैं वो ही हमारे लिए, हमारी जो उदासी, जब हम कभी उदास और पैनिक मूड में होते हैं, पेंसिव मूड में बैठे हुए होते हैं, तो वो हमें एक सुखद एहसास दे सकती हैं, है ना। उसी से ही जो प्रकृति में खुद ही स्वतः ही इतनी सारी चीज़ें हैं जो हमारे मूड को लाइट कर सकती हैं, ठीक है। तो इस तरह की इनकी जो ये थीम है आप ध्यान रखेंगे। और दूसरा जो पॉइंट है देखिए वो आपको ध्यान रखना है कि जो वर्ड्सवर्थ है आप सब जानते हैं, रोमांटिक एरा की स्टार्ट जो हुआ था इन्हीं की वजह से हुआ था, जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं और इनके बेस्टी मतलब कि बेस्ट फ्रेंड सैमुअल टेलर कॉलरिज मतलब कि एस.टी. कॉलरिज, इन दोनों ने मिलकर लिरिकल बैलेड्स को पब्लिश कराया था। कब, 1798 में। तो उससे रोमांटिक एरा की शुरुआत हुई थी। अब रोमांटिक का यहाँ पर क्या मतलब है, ये रोमांस नहीं है, ये है कि मतलब कि जो भी हमारे आसपास खूबसूरत चीज़ें हैं उनको देखना, है ना। तो पहले क्या होता था कि इससे पहले जो राइटिंग हो रही थी, लिखा जाता था जो भी, वो क्या होता था कि जो हाई
स्टैंडर्ड के लोग हैं या फिर धार्मिक बातें हैं, यानी कि कुछ अच्छा नैतिक विचार देने वाली, मैसेज देने वाली, या फिर कोई किंग है, क्वीन है, मोनार्क जो होते हैं, तो इनके बारे में होती थी गाथाएं वगैरह। तो जो नॉर्मल जो टॉपिक्स हैं वो लेना कोई भी पसंद नहीं करता था। थॉमस ग्रे ने इस चीज़ की शुरुआत की थी, लेकिन जो विलियम वर्ड्सवर्थ है उन्होंने खुल के प्रकृति के ऊपर जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि सॉलिटरी रीपर में इन्होंने क्या किया है कि वो फसल काट रही है, ट्रेवल कर रहे होते हैं, तब इन्होंने देखा होता है, तो फसल काट रही होती है, उसी के ऊपर इन्होंने पोएम लिख डाली है ना। तो ऐसे छोटे छोटे इन्होंने क्या किया है कि टॉपिक्स लिए हैं, उन पर इन्होंने लिखना स्टार्ट किया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, रोमांटिक मूवमेंट बिल्कुल मतलब एड है, ये जो नाम है ये एड है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा रोमांटिक मूवमेंट स्टार्ट किया गया था, किसके साथ मिलकर? सैमुअल टेलर कॉलरिज, ये आपको ध्यान रखना है। लिरिकल बैलेड्स को ध्यान रखना है, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर जो डिस्कशन है वो डैफोडिल्स के बारे में कर रहे हैं, लिरिकल बैलेड के बारे में नहीं करेंगे। ओके, तो इसमें क्या है कि क्या करेक्टर जो है इसके करेक्टरिस्टिक्स बोलें तो यहाँ पर क्या है कि लव को और को मतलब सेलिब्रेट किया गया है, किसको? नेचर को, ब्यूटी जो है नेचर की, प्रकृति की जो सुंदरता है उसको का यहाँ पर सेलिब्रेशन किया गया है। तो ये पर्टिकुलर जो थीम है इसके बारे में है, ठीक है। और जो ये पोएम है आप इसको रिप्रेजेंटेटिव कह सकते हैं, मतलब कि अग्रणी रोमांटिसिज्म की, क्योंकि रोमांटिसिज्म इसके पूरी तरह से झलकता है। जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक बात कही है ना कि आपको जो है जितनी भी थॉट्स हैं, जब आप शांति में बैठते हैं, ट्रैंक्विलिटी में बैठते हैं ना, तो तब जो वो थॉट्स निकल के आती हैं, उनका जो फ्लो होता है उसी के द्वारा क्या है कि पोएट्री निकलती है। तो इसी तरह से जब वो बैठे होते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, तब उनके माइंड में ये सब चीज़ें बाद में हाईलाइट होती हैं और क्या होता है कि वो बस लिखते चले जाते हैं अपनी पोएम को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। एक चीज़ और है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, स्ट्रक्चर। तो आपको ध्यान रखनी है स्ट्रक्चर क्या है ना, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा सकता है, तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है स्ट्रक्चर। देखो सबसे पहली चीज़ है कि लैंग्वेज देखिए बहुत सिंपल है, इजीली आप पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ आपको समझ आ जाएगा, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, तो इट इज़ रियली वेरी सिंपल इन फॉर्म एंड लैंग्वेज, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, रिटन इन आयम्बिक टेट्रामीटर। अब ये मैंने आपको जो मीटर है, फुट है, स्पेशली मैंने आपके लिए वीडियो बना दी है, आप उसको जाकर चेक कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी, आई बटन पर भी आप क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। तो जो आयम्बिक टेट्रामीटर है, देखिए हमने हमेशा बात की है आयम्बिक पेंटामीटर के बारे में, लेकिन यहाँ पर टेट्रा मैं आपको बता चुकी हूँ, इसके अंदर क्या होते हैं, टेट्रा के अंदर 4 फीट आपको देखने को मिलेंगे, है ना। जैसे कि पेंटामीटर में तो कितने होते हैं, 5 फीट होते हैं, लेकिन इसके अंदर टेट्रा मतलब 4 फीट। जब हम पोएम को पढ़ेंगे तब ये मैं आपको क्लियर कर दूंगी, अच्छे से समझा दूंगी, लेकिन अगर मीटर को पढ़ना है और आपको फुट को नहीं पता है तो उनको पता करने के लिए स्पेशली मैंने पर्टिकुलर वीडियो बनाई है, आप वहाँ पर जाके देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो रिटन इन ये पूछा जा सकता है कि किस में लिखी गई है, किसका एग्जाम्पल है, तो आप बताएंगे आयम्बिक टेट्रामीटर, ये मैं आपको जस्ट अभी समझा दूंगी जब हम पोएम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, देखिए 4 स्टैंजास हैं इसके, हर स्टैंजा के अंदर 6 लाइन्स हैं, ठीक है। और 6 लाइन के अंदर क्या है, मतलब 6 लाइन को ऐड करेंगे, 6 से मल्टीपल करेंगे आप 4 के साथ में, तो 24 लाइन्स हैं। तो 24 लाइन्स की ये एक छोटी सी पोएम है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, ओके। लिरिक है बेसिकली, ये आप ध्यान रखेंगे, एक सिंपल सी पोएम है, लिरिक है ये। तो ये सारी चीज़ें हो गई आपकी स्ट्रक्चर, थीम, ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। और एक चीज़ और है कि राइम स्कीम, देखिए राइम स्कीम आपसे पूछी जा सकती है, तो राइम स्कीम को आप ध्यान रखेंगे कि ए बी सी सी, ओके। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्टैंजा फर्स्ट को, लाइन बाय लाइन समझेंगे इसकी समरी को, उसके बाद हम इसकी जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लाइंस हम देखते हैं। सबसे पहले कवि कहते हैं कि आई वॉन्डर्ड लॉनली एज अ क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। कवि कहते हैं कि मैं ऐसे ही अकेला बिना उद्देश्य के भटक रहा था, किसकी तरह, एक क्लाउड की तरह, मतलब कि एक बादल की तरह, जैसे कि आसमान में एक बादल अकेला भटकता हुआ जा रहा था, इसी तरह से मैं भी बिना किसी उद्देश्य के बस निकल पड़ा था और चल रहा था, ठीक है, मतलब कि भटक रहा था, ओके। नेक्स्ट ये कहते हैं कि दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, जैसे कि वो अकेला तैर रहा था, फ्लोट मतलब कि तैरना, किसके ऊपर, हिल्स के अंदर ऊपर और वैलीज के ऊपर, यानी कि घाटियों के ऊपर और जो पहाड़ियां हैं उनके ऊपर, इसी तरह से मैं भी वहां पर भटक रहा था, ठीक है। नेक्स्ट लाइन ये बोलते हैं कि when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils,
कभी अचानक क्या होता है, मैं तो ऐसे ही जा रहा था बिना किसी उद्देश्य के, अचानक ही मुझे एक भीड़ नजर आती है, एक क्राउड नजर आता है। अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, किसका होस्ट? गोल्डन डैफोडिल्स का। जो ये इसमें पिक्चर देख रहे हैं, इसके अंदर जो ये फ्लावर्स हैं, ये डैफोडिल्स हैं। इन्होंने तभी एकदम से जैसे ये जा रहे थे ऐसे बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी पर्पस के, अचानक से इनको बहुत सारे जो फ्लावर्स हैं वो दिखाई दे जाते हैं इस तरह के। तो ये एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं कि ये क्या है, कि जहाँ तक देखो दूर तक मतलब कि इतने सारे फ्लावर्स कि पूरे उनको लग रहा था कि ये तो झुंड है, ये तो मतलब कि इसकी भीड़ ही आई है, चली आई है। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन देखेंगे। ठीक है, इसमें भी बोलते हैं ये कि बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। अब वो बोलते हैं कि जो ये होस्ट था गोल्डन डैफोडिल का और क्राउड था, तो ये कहाँ था? ये बिसाइड द लेक, मतलब कि जो लेक के आसपास जो झील थी वहां पर, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं इस पिक्चर में, तो बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज, ट्रीज के नीचे और जो लेक है उसके आसपास, वहां पर सभी जगह क्या थे? फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। वो सब क्या कर रहे थे? डैफोडिल्स जो थे वो फ्लटर कर रहे थे। फ्लटर जैसे कि फड़फड़ाना होता है ना, इस तरह से, तो फ्लटर कर रहे थे, डांस कर रहे थे इन द ब्रीज, यानी कि मंद मंद हवा में। जब मंद मंद हवा चलती है तो फ्लावर्स जो होती हैं उनकी जो पिनिकल होती है, तो उस पर क्या होता है कि वो लहराने लगते हैं इस तरह से, है ना। इस तरह से हवा चल रही है तो इस तरह से वो लहरा रहे हैं। तो आई वॉन्डर्ड लॉनली एज अ क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स व्हेन ऑल एट वंस I saw a crowd, a host of golden daffodils beside the lake beneath the trees fluttering and dancing in the breeze। तो ये जो फर्स्ट स्टेंजा है, इसमें जो कवि कहना चाहते हैं, कवि यही कह रहे हैं कि ऐसे ही बिना किसी उद्देश्य के वो भटके जा रहे थे हिल्स के ऊपर, वैलीज के ऊपर, और अचानक तभी उन्हें क्राउड दिखाई देता है, भीड़ दिखाई देती है कि किस चीज़ की दिखाई देती है? गोल्डन डैफोडिल्स की, यानी कि सुनहरे। येलो कलर को क्या बोल रहे हैं आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उन्होंने यहाँ पर येलो यूज नहीं किया है, यहाँ पर क्या वर्ड यूज किया है? गोल्डन। तो गोल्डन डैफोडिल्स की बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज, मतलब कि लेक के आसपास, ट्रीज के नीचे, और वो क्या कर रहे थे? फ्लटर कर रहे थे, फड़फड़ा रहे थे, डांस कर रहे थे मंद मंद हवा में। अब यहाँ पर हम इसके लिटरेरी डिवाइस साथ के साथ देखते हुए चलेंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि क्वेश्चन तो वहां से भी आने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इस लाइन में देखिए क्या दिया हुआ है। यहाँ पर हम थोड़ा सा पेन का यूज कर लेते हैं, जस्ट वेट। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने जो बात की थी अभी, क्या कहा था? हमने कहा था आयम्बिक टेट्रामीटर का यहाँ पर यूज किया गया है। तो आयम्बिक टेट्रामीटर मतलब कि आयम क्या होता है? आयम में होता है अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस लेवल, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है आयम्बिक। ठीक है, और यहाँ पर टेट्रामीटर मतलब कि 4 फीट इसके अंदर होने चाहिए। अब देखिए यहाँ पर जो मैंने ग्रीन किया हुआ है हाईलाइट, तो ग्रीन मतलब क्या है? अनस्ट्रेस्ड, मतलब कि आई यहाँ पर क्या है? अनस्ट्रेस्ड। वॉन क्या है? स्ट्रेस्ड। वॉन्डेड को देखिए हमने यहाँ पर ब्रेक कर लिया है, क्योंकि इसमें वॉन पर क्या है कि आप ज़्यादा स्ट्रेस देंगे, ज़्यादा दबाव दे रहे हैं। और यहाँ पर डर्ड आपका अनस्ट्रेस है, फिर लॉन है ना, लॉनली ऐसे। तो लॉन आपका क्या है? स्ट्रेस है, फिर अनस्ट्रेस्ड है, फिर स्ट्रेस्ड है, फिर ए आपका अनस्ट्रेस्ड है, और क्लाउड आपका स्ट्रेस्ड है। अब इसके अंदर देखिए कि यहाँ पर ये आपका 1 फुट हो गया, ये 2 फीट, 3 फीट, और ये 4 फीट। ठीक है, 1 2 3 और ये 4 फीट। तो इस तरह से ये क्या हुआ? टेट्रा हो गया, यानी कि यहाँ पर पेंटा नहीं है। पेंटामीटर आप हमेशा पढ़ते हैं ना, आयम्बिक पेंटामीटर। तो पेंटा में क्या है? मतलब कि 5 फुट 5 जो फीट हैं वो होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो 4 ही है। अब जब 4 है तो ये एग्जाम्पल किसका बना? ये बना आयम्बिक टेट्रामीटर का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाएगा और आप आंसर कर देंगे बहुत ही इजीली, क्योंकि अब हमें पता है कि अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस लेवल जब 4 होते हैं, मतलब कि 4 कहने का मतलब है 4 पेयर उसके होंगे, तब हम टेट्रामीटर को यहाँ पर राइट आंसर कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई। तो अब हम इसकी दूसरी चीज़ को देख लेते हैं, है ना। जस्ट वेट अ मिनट, 1 सेकेंड। आप थोड़ा सा वेट तो करेंगे ही, क्योंकि मुझे ये यूज़ करना है पेन, इरेज ऑल। अब हम इसके क्या है कि हम इसको समझेंगे, जो इसके फिगर्स ऑफ स्पीचेस हैं उनको भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन वहाँ से भी आते ही हैं। तो फर्स्ट जो लाइन है आपकी, आई वॉन्डर्ड लॉनली एज अ क्लाउड, देखिए यहाँ पर क्या है कि कंपेयर हुआ है, कंपैरिजन जहाँ पर होता है और 2 डिफरेंट चीज़ के बीच हुआ है। एक पॉइंट है आपके, एक क्लाउड है, दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, लेकिन सिमिलरिटी क्या है? दोनों अकेले भटक रहे हैं, बिना किसी उद्देश्य के ऐसे ही भटके चले जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या यूज़ हुआ है? फिगर ऑफ स्पीच, सिमली का यहाँ पर यूज़ हुआ है फर्स्ट लाइन में। ओके,
एज सिमली आप यहाँ पर लिख लेंगे अपने नोट्स में कि सिमली का यूज किया गया है फर्स्ट लाइन में। अब देखिए नेक्स्ट देखिए कि व्हेन ऑल, जो ये लाइन है आप यहाँ देखिए जो थर्ड लाइन है इसके अंदर आई सा अ क्राउड अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, है ना, ये जो लाइन दी हुई है। तो देखिए इसमें क्या होता है, क्राउड तो क्या होता है कि पर्सन्स की होती है, यानी कि जो पीपल होते हैं उनकी होती है, लोगों की होती है भीड़, तो लेकिन यहाँ पर गोल्डन डैफोडिल्स की भीड़ बताया गया है। तो यहाँ पर क्या कर दिया गया, इसको पर्सोनिफाई कर दिया गया है ना, इसको एक जो पर्सन्स की क्वालिटीज होती है, पर्सन के लिए यूज करते हैं हम चीजों को, वो यहाँ पर इसका पर्सोनिफिकेशन कर दिया गया। तो इस लाइन में यहाँ पर इन्होंने पर्सोनिफिकेशन का यूज किया है। ओके, यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच ध्यान रखेंगे, पर्सोनिफिकेशन है। नेक्स्ट एक और देख लीजिए इसमें, क्योंकि जो इसके फर्स्ट और सेकंड स्टैंजा हैं उसमें ही आपको फिगर ऑफ स्पीच ज़्यादा पूछी जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए लास्ट लाइन में पूछा गया आपसे फ्लटर, है ना, फ्लटरिंग। तो फ्लटर क्या होता है, देखिए यहाँ पर ये फिगर ऑफ स्पीच है ओनोमोटोपोइया, है ना, जो ओनोमोटोपोइया है तो उसमें क्या होता है, जो साउंड होती हैं नेचर की, नेचुरल साउंड्स होती हैं, किसी की चर्पिंग हो गया बर्ड्स का, और मतलब चर्पिंग करना हो गया, फ्लॉट करना हो गया, ठीक है, बैल का रिंग करना हो गया, तो जितनी भी आवाज़ हो रही है ना, उनको साउंड को जो है क्या है कि ओनोमोटोपिया बोलते हैं। तो ये फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि ये ओनोमोटोपिया का हमने यूज़ किया है, ठीक है। तो इसको फ्लटर को आप ध्यान रखेंगे, है ना, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रेज। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि इन लाइंस में पर्सोनिफिकेशन सिमली का यूज हुआ है, आयम्बिक टेट्रामीटर को आप ध्यान रखेंगे। और एक चीज और ध्यान रखने वाले हैं आप, इसकी राइमिंग स्कीम, है ना, वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, हमने राइमिंग स्कीम क्या देखी थी, ए बी और सी। अब देखिए कि कैसे है ये, क्लाउड का एंड किससे हो रहा है, यहाँ डी से एंड हो रहा है ना, तो इसको हमने ए मान लिया। ओके, और जो हिल्स है, अब ये क्लाउड से इससे मैच नहीं कर रहा है लास्ट वर्ड, तो ये क्या है, ना ही हमारा प्रोनाउंसिएशन आ रहा है इसे, तो इसको हमने बी मान लिया। अब नेक्स्ट जो लाइन है थर्ड, इसमें क्या है कि डी दिया हुआ है, सेम है ना ये डी, तो यहाँ पर क्या हुआ है, फिर से हमने ए को इसको राइम कर लिया, ए से राइमिंग हो रही है इसकी। और डैफोडिल्स, हिल्स और डिल्स सेम हो गए, क्लाउड क्राउड और हिल्स और डिल्स क्या हुआ, ये सेम है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, बी, तो क्या हुआ ए बी। अब देखिए जो लास्ट लाइन है ये सेकेंड, ट्रीज ब्रीज, है ना, ट्रीज और ब्रीज सेम है, ठीक है, इनकी साउंड सेम है लिखा हुआ। देखिए आप जरूरी नहीं है कि जो लिखा हुआ हो वही, आप जब बोल रहे हैं प्रोनाउंसिएशन जो है आपका वो अगर सेम आ रहा है तो भी आपका क्या है वो राइम बन जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर तो जो ट्रीज है और ब्रीज है ये सेम है, तो ये सी। ओके, तो ए बी और सी क्या है, इस पोएम की राइमिंग स्कीम है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। आगे बढ़े, अब चलिए बढ़ जाते हैं। ओके, अब नेक्स्ट स्टैंजा हम देख लेते हैं। जो नेक्स्ट स्टैंजा है इसमें एक्चुअली ये बोल रहे हैं, इसको पोएम को आगे बढ़ाएंगे हम, क्योंकि अब तक उन्होंने बोला कि वो फ्लटर कर रहे थे, है ना, उसमें डांस कर रहे थे मंद मंद हवा में, जब मैंने अचानक उनको देखा। अब वो आगे क्या बोलते हैं, आगे कहते हैं कि कॉन्टिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे। वो कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहे थे, ऐसे शाइन कर रहे थे जैसे स्टार करते हैं ना मिल्की वे में, दूर तक देखते हो आप तो बहुत सारे स्टार जो हैं वो ट्विंकल करते हुए आपको दिख जाएंगे। इसी तरह से जो वो हिल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि वो जैसे मिल्की वे में स्टार्स जो हैं वो ट्विंकल करते हैं, बहुत दूर तक फैले रहते हैं, अनंत सीमा तक। इसी तरह से कॉन्टिन्यूअस वो मुझे दिखाई दे रहे थे इस तरह से शाइन करते हुए, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है कि वो आपको कंपैरिजन देखने को मिल रहा है, लेकिन जस्ट वेट, अभी हम इसको पोएम को पढ़ लेते हैं अच्छे से। अब देखो वो कहते हैं कि दे स्ट्रेस्ड इन नेवर एंडिंग लाइन अलोंग द मार्जिन ऑफ द बे ऑफ अ बे, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि दे स्ट्रेस्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, वो क्या थे कि उस घाटी में, जैसे कि मतलब मिल्की वे में क्या होता है कि अनंत तक वो फैले रहते हैं, ऐसी दूर तक जहां भी देखो वहां तक क्या था कि बस डैफोडिल्स 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 ही उनको दिखाई दे रहे थे, मतलब कि वो एक लंबी कतार में स्ट्रेस थे, फैले हुए थे। मैं जहां तक भी देख रहा था बस वहां तक मुझे डैफोडिल्स ही नजर आ रहे थे। ओके, तो यहाँ पर क्या बोला उन्होंने, अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे, मतलब कि जो बे है, खाड़ी है, वो वहां पर जो घाटी है, ठीक है, उसमें उनको सिर्फ डैफोडिल्स ही नजर आ रहे थे। पूरी हाइपरबोली का उन्होंने यहाँ पर इस्तेमाल कर दिया है। कैसे, क्योंकि हाइपरबोली में ही क्या होता है
कि अनंत तक, मतलब आप बताइए कि जो अनंत तक होता है, क्या किसी भी चीज़ का एंड तो हमेशा होता ही है ना। आपने देखो पढ़ा है, साइंटिफिक भी आप जानते हैं कि अगर कोई चीज़ स्टार्ट हो रही है तो उसका एंड भी ज़रूर है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, अपनी बात पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस देने के लिए, इम्प्रेस दूसरे पर जो आपका रीडर है, जैसे कि आप हैं, मैं हूँ, तो हम पे क्या है कि उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालने की वजह से उसको हाइपरबोली बना दिया, यानी कि बहुत ही अतिशयोक्तिपूर्ण उसका विवरण किया है ताकि हमारी नज़र पड़े और हमें भी लगे कि, क्योंकि हाइपरबोली का क्या मतलब होता है, इन सब फिगर ऑफ स्पीच को यूज़ करने का मतलब ही यही होता है कि जो पोएम एक्चुअली आपको देखकर भी इतनी अच्छी फीलिंग नहीं आएगी। डैफोडिल्स अगर आपने कभी देखे होंगे, जैसे कि मान लो सरसों के खेत आपने देखे होंगे, जब आप ट्रेवल कर रहे होते हैं अपनी कार वगैरह से, तो बहुत सारे दिख जाते हैं, तो वो भी बहुत खूबसूरत नजर आते हैं ना। तो लेकिन जब पोएट क्या करता है, अपनी बातों से, अपने लिखने के राइटिंग वे से, उसकी जो स्किल होती है, वो इतना अच्छा विवरण पेश करता है कि आप रियलिटी में भी अगर चीज़ को देखेंगे तो आपको इतनी अच्छी फीलिंग नहीं आएगी जितना जब आप पोएम को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो दे स्ट्रेस्ड इन नेवर एंडिंग लाइन अलोंग द मार्जिन ऑफ अ वे। नेक्स्ट लाइन देख लेते हैं। 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं कि मैंने तो एक नज़र में कितने डैफोडिल्स देख लिए, मुझे लगा कि 10,000 देख लिए मैंने। तो कितने देखे थे? 10,000। 10,000 एक बहुत बड़ा नंबर है, एक ही नज़र में इतने सारे नहीं देख सकते। पूरा टोटल हाइपरबोली है, यहाँ पर हाइपरबोली का यूज़ किया गया है। ठीक है, 10,000 सा आई एट अ ग्लांस, मतलब एक ही नज़र में मैंने 10,000 को देख लिया। किसको? डैफोडिल्स को। टॉजिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस। टॉजिंग मतलब कि टकराना एक दूसरे से। जब आपने सुना है यहाँ पर कि हमने पहले क्या बात की, यहाँ पर हवा चल रही है, मंद मंद हवा चल रही है ना, तो जब हवा चलेगी तो जो फ्लावर्स हैं कैसे हिलेंगे? इस तरह से हिलेंगे ना। तो ऐसे जब वो हिल रहे हैं डांस करते करते, तो ये क्या है कि ये जो फ्लावर्स हैं ये आपस में, देखो कितने सारे फ्लावर हैं, कुछ मिले हुए हैं ना, कुछ ऐसे मिले हुए हैं, तो वो क्या करेंगे, ऐसे बार बार टक 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 ऐसे कर रहे हैं। उनके जो हेड है ना, तो हेड आपस में क्या है कि ऐसे टकरा रहे हैं डांस करते करते, ऐसे 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 ऐसे। तो उनका क्या हो रहा है कि आपस में वो क्या कर रहे हैं, हेड उनकी टॉजिंग कर रहे हैं इस तरह से, है ना। तो टॉजिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस। फिर से इन्होंने क्या किया, पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया है। हेड्स किसके होते हैं? पर्सन्स के होते हैं। ठीक है, उनको डांस को मूव जो कर रहे हैं इस तरह से कौन करेगा? पर्सन्स करेंगे। तो यहाँ पर फिर से उन्होंने क्या किया, इसका पर्सोनिफिकेशन कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर इस लाइन को भी आप ध्यान रखेंगे। 10,000 सा आई एट अ ग्लांस, यहाँ पर क्या है कि हाइपरबोली का यूज़ किया गया है। ठीक है, दे स्ट्रेस्ड इन नेवर एंडिंग लाइन में भी क्या है कि हाइपरबोली का यूज़ किया गया है। और जो लास्ट लाइन है टॉजिंग देयर हेड, यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया गया है। राइमिंग स्कीम फिर से वही है, शाइन की लाइन को थर्ड लाइन से मैच करेंगे, वे सेकेंड लाइन को फोर्थ लाइन से, और जो दोनों हैं वो जो कपलेट है, ग्लांस और डांस। ठीक है, ये दोनों को क्या है कि आप मैच करेंगे। तो राइमिंग स्कीम आपकी फिर से वही होगी, ए बी सी सी। ठीक है, ये आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब क्या है कि इन्होंने ये सब तो क्लियर किया, ये बताया कि भाई वो 10,000 लग रहे थे, मुझे तो लग रहा था कि बहुत बड़ी संख्या है, कभी नहीं खत्म होगी। और क्या कर रहे थे, वो टॉस कर रहे थे अपने हेड को। अब देखिए नेक्स्ट वो क्या कहते हैं, थर्ड जो स्टेंजा है, अब वो बोलते हैं कि द वेव्स, ध्यान से सुनना, द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड बट दे आउटेड द स्पार्कलिंग वेव इन द ग्ली। अब वो कहते हैं कि वहाँ पर एक चीज़ और थी जो ऐसा डांस कर रही थी, क्या थी? उन्होंने लेक के बारे में बात की है ना वहाँ पर, तो वहाँ पर क्या है कि वो जो झील थी उसकी जो वेव्स थी, पानी की लहरें, जब हवा चल रही थी तो पानी की जो लहर थी वो भी क्या कर रही थी, ऐसे ऐसे फ्लोट कर रही थी और वो डांस कर रही थी, है ना। तो ऐसे ही जब वो भी डांस कर रहे थे, कौन डांस कर रहे थे? आपके डैफोडिल्स भी डांस कर रहे थे उस हवा में, और जो पानी है, वेव्स हैं, वो भी क्या है उसमें लहरा रही थी। बट होता क्या है कि जो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो डैफोडिल्स है ना, वो जो उन्होंने तो हरा ही दिया है उन वेव्स को, क्योंकि जितने मस्ती में बिल्कुल सारी चिंताएं छोड़ के निश्चिंत होके, जिस तरह से डैफोडिल्स बिल्कुल मस्ती में मगन होके बहुत तेजी से डांस कर रहे हैं और तेज हिल रहे हैं, तो वेव्स को उन्होंने आउटडिड कर दिया है, उनको हरा दिया है। ठीक है, जो स्पार्कलिंग वेव्स हैं, जो धूप में चमचमा रही हैं, सुबह के वक्त में जब वो घूम रहे थे वो चमचमा रही थी, तो सुंदर तो वो भी लग रही थी डांस करती हुई, लहराती हुई, लेकिन डैफोडिल्स ने कमाल ही कर दिया, बहुत ही कमाल का डांस किया और उनको उस कंपटीशन में हरा दिया। किसको? वेव्स को। क्वेश्चन पूछा जाए तो बता दे सकते हैं आप, वेव्स को कंपटीशन में हरा दिया गया, किसके द्वारा? जो आपकी डैफोडिल्स है। ठीक है, आई होप ये लाइन आपको क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट लाइन देख लेते हैं। अब वो कहते हैं कि अ पोएट कुड नॉट बट बी गे।
ठीक है, इन सच अ जॉकंड कंपनी। अब पोइट जो है वो कहते हैं, अब जब इतना अच्छा शो चल रहा है उनकी नज़रों के सामने, इतना अच्छा डांस चल रहा है कमाल का, तो एक पोइट क्या कर सकता था इसमें, चाहे वो कितना ही उदास हो, कितना ही अकेला हो, तो वो तो बस उसमें खुश ही हो सकता था ना। इतने प्यारे शो को देख के, इतने वंडरफुल शो को देख के जो एक पोइट भी है वो खुश हुए बिना रह ही नहीं सका। ओके, ये लाइन का मतलब है इन सच अ जॉकंड कंपनी। जॉकंड मतलब कि बहुत ही प्यारी कंपनी, मतलब कह सकते हैं कि ब्लिसफुल कंपनी, कि इतनी बढ़िया कंपनी में, कंपनी कहने का मतलब कि शो जब इतना अच्छा चल रहा था, इतना आसपास का वातावरण जो है, एम्बियंस है, इतना अच्छा हो गया था, तो उनका मूड भी बहुत लाइट हो गया, बहुत ही अच्छा हो गया, और वो बहुत गे मतलब कि हैप्पी हो गए, बहुत ही खुश हो गए इतनी अच्छी जॉकंड कंपनी में, है ना। उतनी अच्छे जो साथी था उसको मिल गया था, डैफोडिल्स और वेव्स वगैरह, तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे, वो अपने आप को रोक ही नहीं पाए खुश होने से। ओके, नेक्स्ट लाइन देखते हैं कि नेक्स्ट लाइन में वो कहते हैं आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट। अब वो कहते हैं कि जब वो ऐसा शो चल रहा था, इतना अमेजिंग शो चल रहा था, तो मैं तो बस घूरता ही रहा, मतलब घूरता ही रहा उस चीज़ को देखकर, मेरी नज़र ही नहीं हट रही थी वहाँ से। लिटिल थॉट, तो वो बोलते हैं कि उस वक्त तो एक विचार भी नहीं आया मेरे मन में, एक पल के लिए भी ऐसे, मतलब जो विचार था, थॉट थी, वो भी क्रिएट नहीं हुई कि व्हाट वेल्थ, लास्ट लाइन देखिए, कि व्हाट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट, कि ये जो शो चल रहा था मेरी नज़रों के सामने, ये क्या धन संपदा, क्या मतलब कि मेरे लिए वेल्थ लेके आ गया, क्या खजाना मेरे लिए मेरी लाइफ में ऐड हो चुका था। उस वक्त मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था, इतना सा भी मुझे अंदाज़ा नहीं था। लेकिन अब इसके बाद ये बताएंगे कि कौन सी वेल्थ है। वेल्थ है यहाँ पर किसकी, हैप्पीनेस की, यानी कि खुशी, उनके जीवन में जो खुशी थी वो ऐड हो चुकी थी उस मोमेंट की वजह से, उस शो की वजह से। व्हाट वेल्थ द शो, शो मतलब कि वो जो शो चल रहा था, जो उन्होंने डांस देख रहे हैं इनका, डैफोडिल्स का, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि किस तरह से उसने इफेक्ट डाला। अब इन्होंने सारा डिस्क्रिप्शन दे दिया है, इन्होंने बता दिया कि मैंने ऐसे में वहाँ गया था, ऐसे भटक रहा था, वहाँ पर मैंने डैफोडिल्स को देखा और वहाँ पर कॉम्पिटिशन चल रहा था, ऐसा ऐसा चल रहा था, ये सब इन्होंने बता दिया। अब ये बताएंगे कि उसका इफेक्ट जो है, जो वेल्थ है, जो खजाना है, वो किस तरह से इनकी जिंदगी में ऐड हो गया। ओके, तो इसको हम देखेंगे, लास्ट जो स्टेंजा है उसमें ये बताएंगे। तो ये मैसेज है, ये देते हैं यहाँ पर। अब देखिए, इसमें ये बोलते हैं कि फॉर ऑफ्ट when on my couch I lie in vacant or in pensive mood। अब वो बोलते हैं जब अक्सर, अब वो बता रहे हैं कि मतलब जब अक्सर कभी, मतलब काफ़ी दिनों बाद, जब कई साल हो चुके हैं, ठीक है। when on my couch I lie, मतलब कि जब भी मैं अपने सोफ़ा पर या फिर काउच पर बैठता हूँ, लेटता हूँ, in vacant और in pensive mood, मतलब कि vacant ऐसे ही कभी बैठता हूँ, या फिर pensive होता हूँ, थोड़ा सा निराश होता हूँ, उदास होता हूँ, जब मैं कभी ऐसे बैठता हूँ, तब क्या होता है मेरे साथ में, मेरे साथ होता है कि they flash upon that inward eye which is the bliss of solitude। अब वो कहते हैं कि जब मैं ऐसे ही बैठता हूँ कभी वेकेंट मूड में, पेंसिव मूड में, तो अचानक से जैसे मैं आंखें क्लोज, मतलब आइज क्लोज करता हूँ, तो एकदम से एक फ्लैश आता है मेरे सामने उस डांस के शो का, यानी कि किसका, जो डैफोडिल्स थे, वो नज़ारा जो था उस टाइम पर, तो वो इमेज जो है वो फ्लैश कर जाती है कहाँ पर, मेरे अंतर मन की आंखों में, यानी कि विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड क्या है यहाँ पर, अकेलेपन का आशीर्वाद, वरदान क्या मिला उसको, कि वो फ्लैश कर जाते हैं, इतना सुंदर, इतने खूबसूरत जो फ्लावर्स थे, वो अचानक ही जब मैं ऐसे ही बैठा होता हूँ तो मेरी आंखों के सामने वो आ जाते हैं। मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा होता है जब हमारा कोई अच्छा हमारे सामने एक्सपीरियंस हुआ होता है कभी कहीं हमको, तो हमें जब हम बिल्कुल शांत होते हैं तो अच्छी बुरी दोनों तरह की बातें याद आती हैं, तो जैसे अच्छी बात कोई याद आ जाती है तो तुरंत ही हमारा मन भी प्रसन्न हो जाता है। मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा होता है। तो यहाँ पर जो ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड आपसे तरफ से पूछा जाए तो क्या मिला है उनको, कि वो हैप्पीनेस जो मिली डैफोडिल्स के शो की वजह से, तो उनका मूड जो है वो लाइट हो जाता है जब कभी वो उदास बैठते हैं, ठीक है। ये उनके लिए ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड है। इनवार्ड आई मतलब कि अंतर मन की आंखों से, अब वो सामने तो देख नहीं रहे हैं ना, वो तो जो छवि थी उनके मन में बस चुकी है, तो उस मन की आंखों से, अपने मन की आंखों से वो उसको देखते हैं, उस नज़ारे को याद करते हैं, वो फ्लैश कर जाता है। अब देखिए नेक्स्ट लाइन में क्या कहते हैं, नेक्स्ट जो 2 लाइन्स हैं, लास्ट लाइन इनको कहेंगे। अब वो कहते हैं एंड देन
माई हार्ट विद प्लेजर फिल्स एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स। अब वो कहते हैं कि जब ये नज़ारा मेरी आंखों के सामने आता है, ऐसे फ्लैश कर जाता है, तो क्या होता है, मेरा जो हार्ट है, मेरा जो दिल है, मेरा हृदय है, वो खुशी से भर जाता है। मतलब कि बिल्कुल मैं इतना सब कुछ भूल के एकदम से प्रसन्न हो जाता हूँ और बस कुछ नहीं होता, फिर मैं भी मतलब आंखें बंद करके डांसेस विद द डैफोडिल्स, और उनके साथ में जैसे वो कर रहे थे ऐसे ही मैं भी डांस करने लगता हूँ डैफोडिल्स के साथ। तो ये इतनी खूबसूरत पोएम जो है, जो आपने भी अभी जस्ट पढ़ी और आपका भी मन प्रसन्न हो गया होगा, खुश हो गया होगा। ठीक है, इसी तरह से जो राइटर हैं उन्होंने बहुत ही अमेजिंग तरीके से अपनी पोएम के थ्रू एक मैसेज देने की कोशिश की है कि नेचर कितनी खूबसूरत है, नेचर से आप कितनी सारी चीज़ों को ले सकते हैं। आप शांति, जो आत्मिक शांति है, जो इतने जो ये वर्ल्ड है इसके अंदर क्या है कि आप चीज़ों को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं और बस भौतिकतावाद के मेटेरियल जो रियलिज्म है उसके ऊपर पीछे भाग रहे हैं। तो उससे अगर शांति चाहिए तो प्रकृति की तरफ एक बार देखो। ठीक है, तो ये ओवरऑल मैसेज है जो इस पोएम में पर्टिकुलरली दिया हुआ है। लाइन्स आपसे पूछी जाएंगी, फिगर्स ऑफ स्पीच आपसे पूछे जाएंगे, थीम पूछी जा सकती है, स्ट्रक्चर क्या है, राइमिंग स्कीम क्या है, किसके द्वारा लिखी गई है, किस पोएट है और कौन से एरा के पोएट हैं, रोमांटिक एरा को आप ध्यान रखेंगे। तो ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क था विलियम वर्ड्सवर्थ के एक वर्क में से, जो आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें।